हम्म। हम्म। Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Good. बढ़े आगे। टास्क हो गया आपका? चलिए, तो सबसे पहले जो आपको टास्क दिया था उस पर बातचीत कर लें। मैंने आपको कहा था आपको ये व्यू बुकिंग वाला इंप्लीमेंट करना है, यही था आपका टास्क। गुड। क्या लेना था यूजर से और क्या दिखाना था? क्या लेना था यूजर से और क्या दिखाना था? वेरी गुड। ट्रेन नंबर लेना था और उस ट्रेन में जितनी सीट्स बुक हुई हैं सारी सीट्स शो करनी थी। राइट? कितने फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी हमें इस काम को करने के लिए? इस काम को करने के लिए टोटल कितने फंक्शन की जरूरत पड़ेगी? 3 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी आपको। 3 क्यों चाहिए? एक, यूजर से ट्रेन नंबर लेगा। दूसरा, इस बात को चेक करेगा कि ये जो ट्रेन नंबर दिया गया है ये ट्रेन नंबर की ट्रेन है भी कि नहीं है। राइट? और तीसरा,
उस ट्रेन नंबर की डिटेल्स प्रिंट करेगा। लेकिन आपको याद होगा इन तीन में से ये बना हुआ है, ये तो पहले से ही हमारे पास चेक ट्रेन नंबर, आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। ये हमारी डॉट सी फाइल है, ये हमारे पास चेक ट्रेन नंबर, तो ये तो हमारे पास अवेलेबल है। बनाने हमें दो, कौन कौन से दो? एक बनाना है एक्सेप्ट ट्रेन नंबर और एक बनाना है व्यू अंडरस्कोर टिकट। करेक्ट, स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले अपन इन फंक्शंस का करते हैं डिक्लेरेशन। सो विल गो टू डॉट एच, और डॉट एच में आकर हम डिक्लेयर करेंगे एक्सेप्ट ट्रेन नंबर नाम का फंक्शन। ठीक है, प्रोटोटाइप देख लीजिए आप, समझ आ रही है आपको? एक्सेप्ट ट्रेन नंबर आपसे कुछ नहीं लेगा, यूजर से ट्रेन का नंबर लेगा और क्या रिटर्न करेगा? फटाफट जवाब दीजिए। या तो रिटर्न करेगा ट्रेन का नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, और अगर यूजर ने बीच में ही 0 प्रेस कर दिया तो रिटर्न करेगा नल। सही है, इसलिए रिटर्न टाइप है उसकी कैर स्टार। ठीक है, चेक ट्रेन नंबर है ही हमारे पास। व्यू टिकट पैरामीटर में क्या ले रहा है? व्यू टिकट पैरामीटर में क्या लेगा? तो व्यू टिकट, सॉरी व्यू बुकिंग होना चाहिए ये ना, व्यू टिकट नहीं है ये, व्यू बुकिंग, राइट। पैरामीटर में लेगा आपसे ट्रेन का नंबर यानी कैरेक्टर पॉइंटर, ओके, और आपको इस पर्टिकुलर ट्रेन नंबर की अवेलेबिलिटी चेक करके बताएगा उसमें कौन कौन से टिकट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं इनके डिक्लेरेशंस का। ठीक, तो हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है ऑलरेडी चेक ट्रेन नंबर का, ये हम बना लेते हैं एक्सेप्ट ट्रेन नंबर। तो आई कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट हियर। ठीक है, और हमारे पास व्यू बुकिंग भी है, राइट, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। दिस इज द फंक्शन जिसकी हमें अब जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो ये हो गए हमारे तीनों फंक्शंस। ठीक है, एक्सेप्ट ट्रेन नंबर से कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले बाकियों को एक्सेप्ट करने का कोड लिखा था। सो लेट्स बिगिन विद एक्सेप्ट ट्रेन नंबर। सो आई सेव डॉट एच, डॉट सी में लौटते हैं, and at the end I'll design char pointer accept underscore train underscore no। ठीक, अंदर सबसे पहला काम एक स्टैटिक वेरिएबल लगेगा क्योंकि आप एरे का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। एरे का एड्रेस रिटर्न करना तभी पॉसिबल है जब वो एरे फंक्शन के बाद भी सर्वाइव करे, और एरे फंक्शन के बाद सर्वाइव तभी करेगा जब उसके आगे आप कीवर्ड लगाओगे स्टैटिक। तो मैंने 10 साइज का एक ट्रेन नंबर के लिए एरे ले लिया, बिल्कुल पहले की तरह एक इंटीजर ले लिया वैलिड, जो इस बात को चेक करेगा कि ट्रेन नंबर वैलिड है कि नहीं है। गो टू XY से कॉर्नर पोजीशन पे जाकर मैंने मैसेज लिखवा दिया, प्रिंटफ से टेक्स्ट कलर को पहले ग्रीन करा और मैसेज लिखवा दिया प्रेस 0 टू स्टॉप। इतना पार्ट तो आपका वैसा ही है जैसा आप पैसेंजर की डिटेल के इनपुट में कर रहे थे, और प्रेस 0 टू एग्जिट कर देते हैं अपन। ठीक, अब आगे बताइए क्या करना है। वापस आए तो गो टू XY से आ जाएं 1,1 पे। ठीक, आ गए, फिर क्या करें? फिर टेक्स्ट कलर चेंज कर दें, टेक्स्ट कलर को कर दें येलो। फिर क्या करें? फिर प्रिंटफ आ जाएगा, प्रिंटफ में यूजर से आप बोलेंगे एंटर ट्रेन नंबर। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद क्या करना है ना, अब इसके बाद आपको लूप चलाना है। लूप क्यों चलाना है? क्योंकि ये फंक्शन तभी रुकेगा जब या तो यूजर सही ट्रेन नंबर दे दे और या 0 प्रेस करके प्रोसेस से बाहर निकल जाए। यस और नो?
है ना। अगर मैं सीधे एफ गेटस लगा दूंगा तो ये तो एक ही इनपुट होगा ना, और वैसे सोचिए तो मुझे एफ गेटस की जरूरत नहीं है, स्पेस तो आनी नहीं है, स्पेस तो आनी नहीं है ट्रेन नंबर में, तो एफ गेटस भी क्यों, हम स्कैन एफ से भी काम कर सकते हैं, बिना स्पेस का इनपुट लेना है आपको। तो यहाँ मैंने कह दिया स्कैन एफ, लेकिन स्कैन एफ कहने से पहले लगाना पड़ेगा आपको डू, और क्योंकि आप स्कैन एफ लिख रहे हैं इसलिए मेक श्योर आप बफर को क्लीन करें बाय कॉलिंग std in। तो मैंने एफ फ्लश कॉल करा, बफर क्लीन करा, बफर क्लीन करने के बाद स्कैन एफ से स्कैन कर लिया मैंने ट्रेन का नंबर। कहाँ रखा इसको, इसको रखा ट्रेन अंडरस्कोर एनओ में। तो ये ट्रेन नंबर स्कैन हो गया। एज यूजुअल चेक करा, क्या चेक करा, ये जो ट्रेन नंबर आ रहा है वो 0 तो नहीं है। अगर आने वाला ट्रेन नंबर 0 दिया है यूजर ने तो इसका मतलब यूजर टर्मिनेट करना चाहता है। ओके, तो हम अपना यही वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर लें जो बाकी जगहों पर करा है हमने। तो इसे करा अपन ने कॉपी और कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये कोड हमारा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ rather than saying error invalid फोन नंबर और मोबाइल नंबर अपन बोल देंगे कैंसलिंग इनपुट, बट इससे पहले हमें \t भी देना चाहिए। वहां पर इनवैलिड ट्रेन नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है यूजर 2-3 बार गलत ट्रेन नंबर देकर फिर 0 टाइप करे। ठीक, तो यहाँ एरर वर्ड हट जाना चाहिए, इसकी जगह आ जाएगा वापस से गो टू XY के बाद हमारा ये टेक्स्ट कैंसलिंग इनपुट, और इसके पहले एक और आएगा गो टू XY जो 1,25 पे कर्सर को वापस ले आएगा। ठीक है, गेट सी से कोड हमने पॉज कर दिया। टेक्स्ट कलर को कर देते हैं अपन 0, वापस तो जाना नहीं है। ठीक, टेक्स्ट कलर हो जाएगा हमारा येलो, और यहां से टर्मिनेट करने के लिए कह दिया जाएगा रिटर्न नल। समझ आ गया, ये तो वैसा ही है। ठीक है, अब ये बताइए अगर यूजर ने 0 नहीं दिया तो आप क्या करेंगे। अगर यूजर ने 0 नहीं दिया तो आप क्या करेंगे। तो जवाब है अगर उसने 0 नहीं दिया तो फिर हम चेक करेंगे कि ट्रेन नंबर वैलिड भी है कि नहीं है, और इसके लिए आप लिखेंगे वैलिड इज इक्वल्स टू चेक अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर एनओ, और पास करेंगे आप इसे आपका स्ट्रिंग वेरिएबल ट्रेन अंडरस्कोर एनओ। ठीक है, ये आपको रिटर्न करके देगा या तो 0 और या तो 1। अगर इसने 0 रिटर्न करके दिया, ठीक, तो इसका मतलब जैसे मोबाइल नंबर गलत एंटर हुआ था और आपने एरर मैसेज दिया था, वही सेम लॉजिक यहां आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर इसी लॉजिक को पेस्ट करते हैं, बस चेंज हम ये कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग इनवैलिड मोबाइल नंबर विल से इनवैलिड ट्रेन नंबर। हो गया क्लियर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे। तो ये हो गया 125 पे अपन ने लिखवा दिया एरर इनवैलिड ट्रेन नंबर, गेट सी से पॉज करा, इसके बाद अब वापस भेजेंगे हम यहां। ठीक, कौन से कॉलम पे भेजेंगे गिनिए। वेरी गुड, 20th पे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कोलन इज 19। तो जो ट्रेन नंबर लिखा होगा वो लिखा होगा 20 पे। तो कर्सर को कहाँ शिफ्ट कर दें, कर्सर को शिफ्ट कर दें 20,1 पे, 20th कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो, \t से वहां जो गलत ट्रेन नंबर दिया हुआ उसे इरेज करवा दें और वापस कर्सर को रीपोजिशन कर दें 20th कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो पे। टेक्स्ट कलर को कर दें येलो। ये हमारा इफ खत्म हो रहा है, ये हमारा खत्म होगा डू वाइल। डू वाइल में कंडीशन डाल दें वाइल वैलिड डबल इक्वल टू 0। ठीक, अगर सब सही रहा तो जब इससे बाहर निकलेंगे तब स्क्रीन को क्लियर करके रिटर्न करा दिया जाए ट्रेन का नंबर।
रिटर्न ट्रेन अंडरस्कोर NO, ये आपका फंक्शन हुआ फिनिश। बताएं, इतना क्लियर? सिंपल था ये तो। ठीक है, अब हमें दिखाना है सारी बुकिंग्स को। ठीक, तो उसके लिए बनेगा हमारा अगला फंक्शन विच इज void view अंडरस्कोर बुकिंग। पैरामीटर में ये लेगा कैरेक्टर पॉइंटर ट्रेन अंडरस्कोर NO। ठीक, बताइए पहला टास्क फाइल खोली जाए। राइट, तो फाइल अपन ने कौन सी वाली देखनी है? हमें यही देखनी है, ऑल बुकिंग्स। राइट, तो इतना पार्ट तो ले ही लें, इससे ही काम आएगा। और बस जहां मैंने काउंट लिया हुआ है वहां मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं फाउंड। फाउंड क्यों ले रहा हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि यूजर ने ट्रेन नंबर तो सही दिया हो लेकिन इस ट्रेन में कोई टिकट ही बुक हुए ना हो? ऐसा है? राइट, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिएगा ना, जिसकी वैल्यू अगर 0 ही रही लूप खत्म होने के बाद भी, तो हम यूजर को बोल देंगे नो टिकट्स वर बुक्ड इन दिस ट्रेन, नो टिकट्स वर बुक्ड इन दिस ट्रेन, है ना? इसके लिए मैंने फाउंड की वैल्यू को सेट करा हुआ है एज 0। ठीक है, अब अगर इस इफ में नहीं गए हम, तो इसका मतलब फाइल ओपन हो गई। ठीक, बस रिटर्न नहीं कर पाएंगे अपन यहां से, ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप इज वॉइड, तो यहाँ रिटर्न नल की जगह बस रिटर्न आ जाएगा। ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब फाइल ओपन हो गई है। अगर फाइल ओपन हो गई है तो अब रिकॉर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा पैसेंजर का वेरिएबल। राइट, तो पैसेंजर PR ये वेरिएबल बना। ठीक है, शो क्या क्या करना है आउटपुट में देख लीजिए आप, उतने ही कॉलम्स अपन शो करते हैं। तो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था वो कह रहा है शो करनी है हमको इतनी इंफॉर्मेशंस। टिकट का नंबर शो करना है, क्लास, नेम, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, इतनी चीजें अपन को शो करनी है। आ रही है बात समझ? तो प्रिंटएफ में इन सबके टाइटल डाल के रखने पड़ेंगे। 6 चीजों के बिल्कुल रखने पड़ेंगे। तो अब लूप में जाने से पहले एक प्रिंटएफ आएगा, उस प्रिंटएफ में आप डिस्प्ले कराएंगे। क्या क्या डिस्प्ले करा रहे हैं? सबसे पहले डिस्प्ले करा रहे हैं आप टिकट का नंबर, तो सबसे पहले आएगा टिकट नंबर, \T क्लास, \T पैसेंजर का नाम, \T नाम बड़ा हो सकता है इसलिए 2 का गैप दिया है मैंने, जेंडर, \T जेंडर तो एक सिंगल कैरेक्टर से पहचाना जाएगा, उसके लिए एक ही \T बहुत है, एज, फिर \T मोबाइल नंबर, इसको अपन रख रहे हैं लास्ट में ताकि ये जितनी जगह लेना चाहे ले ले। क्लियर? टाइपिंग समझ में आ गई? राइट, अब इसके बाद शुरू होगा एक फॉर लूप जो इन डैशेस को प्रिंट करेगा। ये नीचे डैश चाहिए टिकट नंबर के नीचे, तो उसे प्रिंट करा दें। उसके लिए अपन लिख लेते हैं फॉर इंटीजर I इज इक्वल्स टू 1, I लेस देन और इक्वल टू 80। ओ सी लैंग्वेज है, सो अक्रॉस एवरी कंपाइलर कोड सक्सेसफुली चले, I को ऊपर डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, I लेस देन इक्वल टू 80, I प्लस प्लस। 80 क्यों ले रहा हूं समझ आ रहा है आपको? क्योंकि मैंने कंसोल की साइज 80 रखी हुई है। आपने अगर चेंज ना करी हो तो फिर जो आपका कंसोल होगा उतने डैशेस यहाँ पे जनरेट कराइएगा। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर आपका अगला टास्क होगा प्रिंटएफ डैश, तो स्क्रीन पे उतने डैशेस आपको दिख जाएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा अगला टास्क। पहली रो पे कॉलम के टाइटल आ रहे हैं, सुनना ध्यान से। पहली रो पे कॉलम के टाइटल आ रहे हैं, दूसरी रो पे डैशेस आ रहे हैं। तो हमारा एक्चुअल इनपुट कौन सी रो से स्टार्ट होगा? हमारा इनपुट स्टार्ट होगा 3rd रो से। तो एक वेरिएबल लिया मैंने जो रो को इंक्रीमेंट करेगा, जिसको सेट करा मैंने 3 पे। समझ पा रहे हैं आप? ये इस रो वेरिएबल की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं चाहूंगा जो पहला रिकॉर्ड प्रिंट हो वो रो नंबर 3 से प्रिंट हो,
अगला फिर रो नंबर 4 पे प्रिंट हो, फिर रो नंबर 5 पे प्रिंट हो, तो इस रो वेरिएबल को मैं प्लस प्लस करता जाऊंगा लूप में, जिस लूप में फाइल से रिकॉर्ड पढ़ेंगे। क्लियर? गुड। अब इसके बाद हमारा पुराना वाला वाइल लूप, क्या कंडीशन होगी? वाइल एफ रीड एड्रेस ऑफ पी आर कॉमा साइज ऑफ पी आर कॉमा 1 कॉमा एफ पी डबल इक्वल टू 1। राइट? आप बताइए, अंदर अंदर का कोड बोलिए। आ गया, पहला रिकॉर्ड उठकर आपके पीआर वेरिएबल में आ गया। अब क्या करेंगे? आप क्या चेक करेंगे? वेरी गुड। अब आप ये देखेंगे कि जो रिकॉर्ड में ट्रेन का नंबर आया है, यानी कि पीआर में जो ट्रेन नंबर आया है और जो ट्रेन नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट आया है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब इस ट्रेन की डिटेल दिखानी चाहिए, है ना? तो यहां आ जाएगा एक प्रिंटएफ। अब प्रिंटएफ में उसी ऑर्डर में डिटेल दिखाइए जिस ऑर्डर में आपने कॉलम टाइटल दिए रखे हैं। तो सबसे पहले है टिकट नंबर। टिकट नंबर हमारा इंटीजर है परसेंटेज डी के कारण। अच्छा, एक और बात, ये वाला जब प्रिंटएफ 80 कॉलम्स का खत्म होगा तो कर्सर नेक्स्ट रो पे आ चुका होगा। समझिए, इसलिए मैंने यहाँ कोई बैकस्लैश एन नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। परसेंटेज डी, फिर इसके बाद बैकस्लैश टी। 2 बार इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि टिकट नंबर के बाद बैकस्लैश टी देते हुए अपन देंगे फिर नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज क्लास। ठीक, तो यहां पर मैं बैकस्लैश टी ऊपर 1 दिया है तो यहाँ 1 ही देते हैं। हाँ, क्लास। अब क्लास के लिए आ जाएगा, फिर हमारा क्लास सिंगल कैरेक्टर है ना, राइट? तो आ जाएगा परसेंटेज सी, ये क्लास प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा परसेंटेज बैकस्लैश टी परसेंटेज एस। परसेंटेज एस से क्या प्रिंट होगा? परसेंटेज एस से प्रिंट हो जाएगा नेम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ थोड़ा सा चैलेंज है। ये जो नेम है इसकी लेंथ हर यूजर के लिए वैरी करेगी? बताइए, हर यूजर का नाम सेम लेंथ का तो होगा नहीं, है ना? समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर बैकस्लैश टी दे दिया तो जो बैकस्लैश टी का जंप है, अगर किसी का नाम बड़ा या छोटा हुआ तो बैकस्लैश टी के जंप थोड़े प्रॉब्लमैटिक होंगे, क्योंकि नोटिस करिए जेंडर को हम 2 टैब के बाद दे रहे हैं। हमें नहीं पता ना हमें यहाँ 2 टैब का जंप चाहिए कि 1 टैब का जंप चाहिए। हमें क्या मालूम नाम की लेंथ कितनी है, 8 कैरेक्टर से कम है कि 8 कैरेक्टर से ज्यादा है ना? नहीं, तो हम कुछ एक दूसरी ट्रिक लेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो जेंडर का जी है ये कौन से कॉलम पे आ रहा है? बताइए, मैथ्स करिए थोड़ी सी। ये जो जेंडर का जी है ये कौन से कॉलम पे आएगा? कैलकुलेट करिए। ये टिकट नंबर ले लेगा 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 9 कॉलम्स का होगा, है ना? 9 कॉलम्स का टिकट नंबर है। फिर आपने बैकस्लैश टी दिया तो कर्सर चला जाएगा थर्ड टैब कॉलम पे, चला जाएगा थर्ड टैब कॉलम पे। करिए थोड़ी सी मैथ्स, कर्सर थर्ड टैब कॉलम पे चला जाएगा। वेरी गुड। तो देखिए 9 कॉलम का तो लिखा गया है स्क्रीन पे टिकट नंबर, समझिएगा। 9 कॉलम का टिकट नंबर लिखने के बाद कर्सर होगा आपका सेकंड टैब कॉलम पे। सेकंड टैब कॉलम से चला जाएगा थर्ड टैब कॉलम पे, वहां लिखेगा क्लास, लिखेगा थर्ड टैब कॉलम में क्लास आएगा ना, राइट? थर्ड टैब कॉलम कहां से स्टार्ट होगा? पहला टैब कॉलम 1 से लेकर 8 तक होता है, दूसरा टैब कॉलम होगा 9 से लेकर 16 तक होगा, तीसरा टैब कॉलम स्टार्ट होगा 17 से। तो टिकट नंबर ने तो इतना कवर अप कर लिया, इतना तो टिकट नंबर कवर कर लेगा। 17 से स्टार्ट होगा क्लास लिखा जाना, होगा होगा क्लास के बाद फिर बैकस्लैश टी के बाद नेम आएगा, आएगा। तो 17 से 24 तक ये रहा। नेम स्टार्ट होगा 25 से स्टार्ट होगा, और नेम के बाद आपने 2 बार बैकस्लैश टी दिया है,
इसका मतलब कौन से टैब कॉलम में पहुंचा दिया आपने? ये 25 प्लस 8, ये हो गया 32, 32 प्लस 8, ये स्टार्ट हुआ 33 से, 33 से फिर लेकर ये 8 आया, तो आप नोटिस करिए 40 पे आ रहा है, मतलब 41 पे आना चाहिए। ये मैथ समझ में आई? 41 कैसे आया? ये अपन ने इसको कैलकुलेट करा, इसकी पूरे की लेंथ निकाली आप, तो ये 41 कॉलम पे आएगा जेंडर का जी। तो अपन ये कर दें, इतने को प्रिंट करने के बाद हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ बैकस्लैश टी मत दो, हमें नहीं पता जंप कितने का है, पहले इतने को प्रिंट करा देते हैं अपन, पी आर डॉट टिकट नंबर कॉमा पी आर डॉट क्लास कॉमा पी आर डॉट नेम। ध्यान दीजिएगा, अब ये नेम कितना भी बड़ा हो, अब अपन बोल देते हैं गो टू एक्स वाई, और हम 41 कॉलम पे भेज दें इस करंट रो के। क्या बोलते हैं? समझ आया? इससे आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि नाम कितने कैरेक्टर्स का है और गैप सही मेंटेन हो रहा है कि नहीं। नाम 2 लेटर का हो चाहे 10 लेटर का हो, आप सीधे नाम के बाद कर्सर को भेज देंगे 41 कॉलम पे। आर दीज कैलकुलेशंस क्लियर टू यू ऑल? वेरी गुड। और इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक प्रिंट एफ लगा देते हैं अपन। उस प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करा दें? उस प्रिंट एफ में करा दें परसेंटेज सी, ये जेंडर का हो गया, गो टू एक्स वाई में एक जीरो एक ओ ज्यादा हो गया, राइट। ठीक है, परसेंटेज सी के बाद बैकस्लैश टी, परसेंटेज डी। ठीक है, क्योंकि जेंडर के बाद अगली एज है और फिर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के लिए परसेंटेज एस। ओके, और यहां पर आप बाकी चीजें प्रिंट कर दें। ठीक है, यहां आ जाएगा पी आर डॉट फॉलोड बाय जेंडर, फिर कॉमा करके पी आर डॉट फॉलोड बाय एज, कॉमा करके पी आर डॉट फॉलोड बाय मोबाइल नंबर, और रो को कर दिया जाए प्लस प्लस। करेंगे, है ना? और फाउंड को 1 करेंगे, यस, फाउंड को आप करेंगे 1, करना पड़ेगा फाउंड को 1। ठीक है, और यहां क्योंकि टिकट नंबर हमारा 9, मतलब 2 टैब कॉलम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बैकस्लैश टी 2 बार देना होगा। ये भी समझिए ध्यान से, टिकट नंबर वर्ड 2 टैब कॉलम जितना है, इसका मतलब क्लास कहां प्रिंट हो रहा होगा? क्लास प्रिंट हो रहा होगा 3rd टैब कॉलम पे, हो रहा होगा, हो रहा होगा ना, इसलिए यहां बैकस्लैश टी 2 बार। ठीक, आप बताइए इस वाइल से बाहर निकलने के बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं विकास, कोई दिक्कत नहीं है, रो प्लस प्लस भी कर सकते हैं, एक ही बात है वो। इस वाइल से बाहर निकलकर आप चेक करिए इफ नॉट फाउंड। ठीक, यस नेहा, रो वेरिएबल तो हमने इसलिए लिया है ताकि रो चेंज कर पाए हम प्रॉपरली, और रो वेरिएबल हमने इसलिए भी लिया है ताकि हम नेम के बाद जेंडर को गो टू एक्स वाई के थ्रू सही जगह पे दिखा पाए। तो गो टू एक्स वाई हमसे 2 आर्गुमेंट मांगेगा ना, उसके लिए हमें रो भी तो पता होनी चाहिए, और रो हर बार चेंज होगी जितनी बार लूप चलेगा। यस और नो? अगर मैं ये रो वेरिएबल ना लेता तो मैं क्या लिखता, यहाँ 3 लिखता, लेकिन सोचिए 3 तो ये पहले रिकॉर्ड के लिए होगी, अगले रिकॉर्ड के लिए तो ये 4 हो जाएगी, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए तो रो 5 हो जाएगी, तो फिर इसलिए वेरिएबल लिया है मैंने। क्लियर? अब आ गया नॉट फाउंड। ठीक है, अगर फाउंड नॉट फाउंड है मतलब फाउंड की वैल्यू 0 है, तो फिर अपन सब कुछ हटा दें, कॉलम के टाइटल वाइटल का कोई मतलब नहीं है, वो सब हटा के सीधे सीधे टेक्स्ट कलर चेंज कर दें, और टेक्स्ट कलर लाइट रेड करके बोल दें कि जो ट्रेन नंबर आपने दिया है उस ट्रेन में कोई बुकिंग अभी तक नहीं हुई है। तो प्रिंट एफ बैकस्लैश एन नो डिटेल्स ऑफ बुकिंग्स इन गिवन ट्रेन नंबर फाउंड। ओके, और आप चाहो तो गिवन की जगह ट्रेन नंबर ही प्रिंट करा दो।
इन ट्रेन नंबर परसेंटेज एस फाउंड, और यहाँ प्रिंट करा दीजिए आप ट्रेन नंबर, पता लग जाएगा कौन सी ट्रेन के लिए मैसेज आ रहा है। ठीक, ये सब हो जाने के बाद लास्ट में वापस टेक्स्ट कलर चेंज कर दें। सो विल राइट टेक्स्ट कलर व्हाइट। ठीक, यूजर को बोलें printf \n, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और टेक्स्ट कलर को वापस येलो करके लौट जाएं मेन के पास। गेट ch से पॉजिंग और फाइल को कर दें आप क्लोज। बताइए क्लियर है? ऑल सेट? ठीक है, अब इसको चलाएगा कौन? इसको चलाएगा मेन। ओके, तो लौटते हैं मेन में। कौन सा केस हैंडल हो रहा है मेन में? हैंडल हो रहा है केस 6। ओके, क्या करेगा मेन? सबसे पहले तो मेन स्क्रीन क्लियर कर दे। फिर क्या करेंगे? फिर ट्रेन नंबर यूजर से इनपुट करवाए। तो जो ट्रेन नंबर रिटर्न होगा उसे रखना पड़ेगा। तो एक पॉइंटर और ले लें, p train_no, लेना पड़ेगा एक पॉइंटर। ठीक, फिर यहां लिख दें आप केस 6 में आकर p train_no इज इक्वल्स टू, और आप कॉल कर लें accept_train_no। ये ट्रेन नंबर एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब क्या आया होगा ट्रेन नंबर में बताइए? ये रहा आपका एक्सेप्ट ट्रेन नंबर का कोड। क्या आया होगा ट्रेन नंबर में? या तो आया होगा नल, और या तो आया होगा ट्रेन का नंबर। लगा दीजिए एक इफ। अगर ट्रेन का नंबर p train_no नल नहीं है तो कॉल करें व्यू बुकिंग्स। तो कॉल होना चाहिए व्यू बुकिंग, जिसको पास करें आप ट्रेन नंबर। और अगर ये नल है तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद स्क्रीन को कर लीजिए क्लियर और ब्रेक लगा दीजिए। समझ आ रहा है? पूरा कोड क्लियर? चलिए रन करिए। व्यू टिकट, कौन कौन सी टिकट के, कौन कौन सी ट्रेन की बुकिंग हुई थी? पहले अपन सारी ट्रेन देख लें। ट्रेन नंबर्स ये हैं हमारे पास 1 2 3। ठीक है, तो अब अपन आते हैं व्यू टिकट पे। सो आई टाइप 2, पैसेंजर नेम नहीं, सॉरी, हमें जाना है 6 पे। एंटर ट्रेन नंबर 1 2 3 की बुकिंग हुई है, शायद हुई है। अब नोटिस करिए, पहले में सही आ रहा है, दूसरे में गड़बड़ क्या हो रही है? लेट्स चेक इट आउट। मोबाइल नंबर सही आ रहा है, एज सही आ रही है, जेंडर सही आ रहा है, क्लास। तो टिकट नंबर इसका है ही नहीं क्या? टिकट नंबर 2 क्यों नहीं आ रहा है? 1F ये सही आ रहा है, सचिन सही आ रहा है, नीता का टिकट नंबर नहीं आ रहा है। टिकट नंबर, हाँ, टिकट नंबर 3 मोबाइल नंबर के साथ अटैच हो गया है। ओके, टिकट नंबर मोबाइल नंबर के साथ क्यों अटैच हुआ? हमारी गलती है कि फाइल में गलत डेटा गया है। चलिए करिए डिबग। %d, हाँ, इस %s के बाद न्यू लाइन नहीं डाली है हमने, हमारी गलती है? राइट, इस %s के बाद एक न्यू लाइन आनी चाहिए, है ना। गो टू XY को तो रो से कंट्रोल करेंगे, लेकिन printf को तो न्यू लाइन देनी पड़ेगी ना। सो दिस वाज आवर मिस्टेक, ये \n मिस हो गया था। रन कीजिए, 6 देते हैं, 1 2 3, यस, क्लियर। आप सचिन देखिए, लेंथ वाइज नीता से एक लेटर बड़ा है, नीता में एक लेटर कम है, लेकिन आपका डेटा पूरा प्रॉपरली अलाइंड आ रहा है।
ठीक है, और कोई ऐसी ट्रेन जिसमें बुकिंग ना हुई हो, ऐसी भी है 896 में नहीं हुई है, तो 896, तो कोड कह देगा नो बुकिंग्स इन ट्रेन 896 फाउंड। आया समझ, क्लियर हुआ? गुड। चलिए अब व्यू ऑल बुकिंग आप बना लेंगे। व्यू ऑल बुकिंग सारी ट्रेन की सारी बुकिंग दिखाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, टिकट कैंसिल करना है हमें। तो कुछ लॉजिक सोचा आपने? ये तब से असाइनमेंट आपका पेंडिंग है जब से फाइल लैंडिंग चल रही थी। तब भी मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि रिकॉर्ड डिलीट करना है। टिकट कैंसिल करना एक तरह से रिकॉर्ड डिलीट करना ही हुआ ना फाइल से। वेरी गुड। कोई आइडिया है आपके पास कैसे रिकॉर्ड डिलीट होगा फाइल से? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आप सुनिए ध्यान से कैसे करना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज इस थ्योरी में, तो अच्छे से सुनते चलिएगा। फाइल से रिकॉर्ड डिलीट करना वैसे पॉसिबल नहीं है जैसे आप मेमोरी से डेटा स्ट्रक्चर में नोड वोड डिलीट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ फ्री वरी का कोई लॉजिक नहीं लगेगा। फाइल से रिकॉर्ड आप दो तरह से डिलीट कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। एक तरीका ये है कि आप फाइल से सारे रिकॉर्ड्स पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। फाइल से सारे रिकॉर्ड्स पढ़ें, पढ़कर डायनेमिक एरे में कॉपी करें, और पढ़ते वक्त वो रिकॉर्ड कॉपी ना करें जो डिलीट होना है। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? ड्रॉ करके बताऊं? मैं ये कह रहा हूं, इमेजिन करिए ये आपकी फाइल है, देखिए ध्यान से। दो लॉजिक मैं बता रहा हूं, फिर अपन उनमें से एक को इंप्लीमेंट करेंगे। ये आपकी फाइल है बुकिंग्स की, जिसके अंदर इमेजिन करिए सचिन का रिकॉर्ड है, और जिसके अंदर इमेजिन करिए नीता का रिकॉर्ड है, और जिसके अंदर मान लीजिए अमित का भी रिकॉर्ड है। सबके अपने अपने टिकट नंबर्स होंगे, है ना। तो कैंसिल टिकट के लिए हम टिकट नंबर लेंगे, जो टिकट नंबर होगा उसे कैंसिल करना है। मान लीजिए ये टिकट नंबर 1 है, मान लीजिए ये 2 है, मान लीजिए 3 है। तो हमारा एक लॉजिक ये हो सकता है कि हम पहले अपनी फाइल की साइज निकाल लें। निकाल सकते हैं फाइल की साइज, निकाल सकते हैं। पॉइंटर को भेज दें लास्ट में, है ना। उसके बाद एफटेल कॉल करें, और एफटेल जो दे साइज ऑफ द स्ट्रक्चर से डिवाइड कर दें, है ना। राइट। जितनी फाइल की साइज आए उतने का एक डायनेमिक एरे बना सकते हैं। एमएलऑक से एक डायनेमिक एरे स्ट्रक्चर का बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बोलूं तो जितनी फाइल की साइज आए डायनेमिक एरे उससे कम का बनेगा। सही बोल रहा हूं? फाइल में अगर 3 रिकॉर्ड है तो डायनेमिक एरे 2 का बनाएंगे अपन। ठीक है, बना लिया अपन ने। अब अपन पहला रिकॉर्ड पढ़ें। राइट, पहला रिकॉर्ड पढ़कर हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल पीआर में डालें। चेक करें कि जो टिकट नंबर डिलीट करने को आया है क्या वो सचिन का टिकट नंबर है। मान लीजिए सचिन का टिकट नंबर नहीं है, तो सचिन का रिकॉर्ड इस डायनेमिक एरे में कॉपी कर दें। कर सकते हैं? ठीक है। फिर नीता का रिकॉर्ड उठाएं। पता चला नीता का रिकॉर्ड नंबर टिकट नंबर 2 है, और यूजर ने सेकंड टिकट को ही डिलीट करने को कहा है। तो हम नीता का रिकॉर्ड इस एरे में कॉपी ना करें। ऐसा कर सकते हैं हम इफ लगाकर। ठीक है। फिर हम अमित का रिकॉर्ड उठाएं, और अमित का रिकॉर्ड इस एरे के अंदर कॉपी कर दें। राइट। तो अब हमारे पास एरे में कितने रिकॉर्ड हैं? 2। फाइल में कितने हैं? 3। अब इस फाइल को हम लोग क्लोज कर दें। कर सकते हैं? और दोबारा से ओपन करें, और अब की बार WB मोड में खोलें। जब इसे दोबारा WB में खोलेंगे तो ये फाइल इरेज हो जाएगी। जब फाइल इरेज हो जाएगी तो अंदर का सारा डेटा हट जाएगा, और अब हम लोग इस एरे का डेटा फाइल में राइट कर दें। ये सचिन और ये अमित। करेक्ट? लॉजिक समझ आया? ये एक लॉजिक है। ठीक है। दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक ये है कि हमारे पास ये एक फाइल है। पहले जैसा डायग्राम कर रहा हूं मैं इसको। ये हमारे पास रिकॉर्ड थे,
राइट। अब ये मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट करना है। इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम है ऑल बुकिंग्स, है ना? तो दूसरा लॉजिक ये है, मैं एक और फाइल क्रिएट करूं, कर सकता हूं एक नई फाइल क्रिएट, उसका नाम रखूं टेम्प, temp.dat रखूं उसका नाम। इस फाइल से इस फाइल में वो रिकॉर्ड्स राइट करूं जिनका टिकट नंबर 2 नहीं है। तो आप बताइए, इसमें अमित और सचिन इनके रिकॉर्ड्स आएंगे? ये सचिन का आ गया, ये अमित का आ गया। नीता का नहीं आएगा क्योंकि रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट करना है अपन को। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इस फाइल को ही डिलीट कर दें, इस फाइल को कंप्यूटर से हटा दें। वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए आप अभी पढ़ेंगे, सी में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रिमूव। ये रिमूव फंक्शन वही रोल प्ले करता है जो आप डिलीट की प्रेस करके फाइल को डिलीट करने का करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर से आप डिलीट की प्रेस करके फाइल डिलीट करते हैं, वही काम सी लैंग्वेज का रिमूव फंक्शन करता है। आ रहा है समझ? तो ये हट गई फाइल ऑल बुकिंग्स। अगर समझ आ रही है बात, तो ये ऑल बुकिंग हट गई, मानते हैं? हट गई। अब ये वाली जो फाइल है, आपका प्रोजेक्ट तो ऑल बुकिंग्स डॉट डैट के नाम से चलेगा ना, आपका प्रोजेक्ट तो सारे काम ऑल बुकिंग्स में करेगा। तो अब अपन इस फाइल को रीनेम करके इसका नाम बदल के रख दें ऑल बुकिंग्स डॉट डैट, रख सकते हैं? उसके लिए भी सी में एक फंक्शन है जिसका नाम है रीनेम। दीज आर 2 अप्रोचेस, करेक्ट? तो हम सेकंड वाली लेंगे, सेकंड वाली आसान है, सो वील गो फॉर द सेकंड अप्रोच। क्योंकि फर्स्ट वाली में फिर वो जो डायनेमिक एरे बनेगा उसे फ्री भी करना पड़ेगा, पॉइंटर भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। है तो वो भी सही, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ये थोड़ा आसान तरीका है। ठीक, चलें आगे। लेकिन ये तरीका कंपाइलर डिपेंडेंट है, हाँ या ना? अगर किसी सी के कंपाइलर ने रिमूव और रीनेम नहीं दिए तो फिर ये फेल हो जाएगा। सही बात है ना? वैसे तो सभी कंपाइलर देते हैं, बट जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जैसे CLR SCR सारे कंपाइलर नहीं देते ना, ऐसे अगर दुनिया में कोई कंपाइलर ऐसा हुआ जो नहीं देगा ये रिमूव और रीनेम, तो फिर आपका लॉजिक फेल हो जाएगा, फिर आपको फर्स्ट वाले लॉजिक पे ही जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला लॉजिक ज्यादा रिलायबल है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सेकेंड वाला लॉजिक इजी है, बस कंपाइलर पे डिपेंड करेगा। तो वापस कॉपी करने का क्या मतलब है? इतना ही मेहनत करनी है तो पर्पस क्या निकला? क्यों वृष्टि? अगर इतना ही करना है तो फिर पर्पस क्या निकला अपना? फिर तो फिर अपन कंपाइलर पे डिपेंड कर गए ना। आया समझ? दोनों लॉजिक क्लियर हैं? ठीक है, तो अब बात करते हैं ये रिमूव और रीनेम कैसे काम करते हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट को रोकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हाउ टू रिमूव अ फाइल एंड हाउ टू रीनेम अ फाइल। स्टार्ट करें? चलिए। अब आपको रिमूव और रीनेम की वर्किंग समझाने के लिए मैं ई ड्राइव में जा रहा हूं और 2 फाइलें बना रहा हूं सचिन नाम के फोल्डर के अंदर। एक का नाम मैंने दिया file1, एक का नाम मैंने दिया file2। file1 के अंदर लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग और file2 के अंदर लिखा हुआ है गुड इवनिंग। चैलेंज ये है, मुझे file1 डिलीट करनी है और file2 को रीनेम करके file1 कर देना है। ऐसा ही कुछ है ना हमारे प्रोजेक्ट का भी टास्क।
तो फाइल 1 और फाइल 2 दो फाइल्स हैं। हमें सी में एक प्रोग्राम बनाना है जो फाइल 1 को पहले डिलीट करे और फिर फाइल 2 को फाइल 1 के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव कर दे वापस। स्टार्ट करें। ठीक है, चलो तो अपन एक पुराना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फाइल को रिमूव कैसे करा जाता है। तो गौर करिएगा, फाइल रिमूव करने के लिए हेडर फाइल stdio.h में नोट्स बनाते चलिएगा। इस टॉपिक के नोट्स नहीं हैं वर्ड फाइल में, तो कॉपी पेन निकाल दीजिए, बता दीजिएगा मुझे, जहां रुकना होगा मैं पॉज दे दूंगा, कोड और नोट्स लिखते चलना। ये पर्टिकुलर पार्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं ये फाइल में नहीं है, वर्ड फाइल में नहीं है। स्टार्ट करें। तो अगर आपको फाइल को रिमूव करना है तो आपकी stdio.h हेडर फाइल में एक रिमूव नाम का फंक्शन है। क्या करता है ये फंक्शन? ये फंक्शन आपसे पैरामीटर में फाइल का कंप्लीट पाथ लेता है। कहां है मेरी फाइल? तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मेरी फाइल ई ड्राइव में है, सचिन नाम के फोल्डर में है। क्या नाम है जिस फाइल को मुझे रिमूव करना है? उसका नाम है file1.txt। ठीक, अब कैसे पता चलेगा रिमूव कर पाया कि नहीं? तो रिमूव एक इंटीजर रिटर्न करता है आपको, जिसे आप रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख सकते हैं। अगर रिमूव कर पाता है तो रिजल्ट में 0 देगा। अगर रिमूव कर पाता है तो रिजल्ट में 0 देगा। और अगर रिमूव नहीं कर पाता है तो रिजल्ट में एक नॉन जीरो वैल्यू देगा। रिजल्ट में एक नॉन जीरो वैल्यू देगा और सी के पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, उस ग्लोबल वेरिएबल का नाम है ERRNO। उस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर क्या रीजन रहा कि रिमूव नहीं चल पाया, उससे रिलेटेड एरर नंबर सेट कर देगा। फिर सुनिए मैंने क्या क्या बोला। मैंने कहा ये जो रिमूव फंक्शन है ये कितने काम करता है? ये करता है 3 काम। क्या क्या 3 काम? ध्यान से देखना। ये कोशिश करता है फाइल को डिलीट करने की। ठीक है, अगर डिलीशन सक्सेसफुल हुआ तो ये आपको क्या रिटर्न करता है? तो ये आपको 0 रिटर्न करता है। ठीक है, अगर डिलीशन फेल हुआ तो ये 2 काम करता है। आपको रिटर्न करता है नॉन जीरो। और एक वेरिएबल है सी के पास, एक ग्लोबल वेरिएबल है सी के पास, उसका नाम है ERRNO। ERRNO वेरिएबल का नाम है ERRNO। कहां पर है वेरिएबल? ये वेरिएबल है ERRNO.h नाम की हेडर फाइल में। इस वेरिएबल के अंदर एरर कोड डाल देता है। एरर कोड समझते हैं? एरर कोड मतलब 1 2 5 6 7, जिस भी कारण से फाइल रिमूव नहीं हो पाई है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? है ना? अब मैं जानबूझ के कोड में गलती करता हूं। मैं यहां सचिन की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा तो ये फाइल रिमूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो गेस करिए रिजल्ट में क्या देगा? ये रिजल्ट में कुछ -1 -2 कुछ देगा, 0 नहीं देगा। उल्टा बोल रहे हैं बेटा। जीरो जीरो तब देगा जब रिमूव हो जाए। जब रिमूव नहीं होगी तो कुछ भी देगा अदर देन 0। है ना? ठीक है, तो अपन इसको प्रिंट करके देखते हैं। printf result is %d, res रिजल्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए जरा और सब बताइए, समझ आ रहा है जो हमें मिल रहा है? मिला -1। राइट। अब क्या -1 से हमें यह समझ में आ रहा है कि फाइल रिमूव नहीं हुई? हाँ, इतना तो आ रहा है कि फाइल रिमूव नहीं हुई, पर हमें यह नहीं समझ में आ रहा ना क्यों नहीं हुई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। एक कारण ये हो सकता है आपने पाथ गलत दिया हो, जो मेरे साथ है। इस नाम की कोई फाइल या फोल्डर ही नहीं है, या परमिशन ना हो। मानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने परमिशन ना दी हो, मेमोरी में जगह ना हो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दे कैन बी एज मेनी एज 9 और 10 रीजंस कि ये फाइल डिलीट क्यों नहीं हुई।
हाँ, कहीं ओपन हो, कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है? तो क्या आप एग्जैक्ट रीजन जानना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू नो व्हाई फाइल वाज नॉट डिलीटेड, एग्जैक्टली व्हाट वाज द कॉज? तो इसके लिए आपको करने पड़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा काम। क्या क्या एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको एक वेरिएबल इंक्लूड, एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी errno.h, और एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी string.h। दोनों क्यों इंक्लूड कर रहा हूं बताता हूं आपको अभी। ये जो रिजल्ट है ये तो फेक नंबर है ना, -1 कोई एरर कोड नहीं होता है, याद रखिएगा। -1 बस ये बताता है काम नहीं हुआ। एग्जैक्ट एरर कोड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? लिखिए एरर कोड इज %d, और क्या नाम बताया मैंने वेरिएबल का? ERRNO, यही नाम है ना, ERRNO। अब एक और चीज नोटिस करिए, जिस ढंग से मैं इस वेरिएबल को यूज कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा ना ये वेरिएबल कहां से आया है? मैंने तो डिक्लेयर करा नहीं है, तो कुछ पढ़ा था आपने? इसी सिचुएशन के लिए है एक्सटर्न, पढ़ा था, यहां लगना चाहिए एक्सटर्न, ताकि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो। कोई पढ़े तो समझ में आए कि ERRNO मैंने नहीं लिया है, ये कहीं और से आ रहा है, मैं सिर्फ इसे यूज कर रहा हूं। तो एक्सटर्न INT ERRNO, ठीक है। अब क्या होगा? क्या फाइल डिलीट हो जाएगी? नहीं, फाइल डिलीट नहीं होगी, लेकिन हमें एरर कोड मिल जाएगा। एग्जैक्ट एरर कोड क्या है? लेट्स ट्राई इट आउट। क्या एरर कोड आ रहा है? एरर कोड आ रहा है 2। अच्छा, सॉरी। अब हमें 2 से भी समझ नहीं आना ना रीजन क्या है, तो अब कैसे पता करें क्या रीजन है? तो सी लैंग्वेज के पास हेडर फाइल string.h के अंदर, सी लैंग्वेज के पास हेडर फाइल string.h के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है str error। सुना आपने नाम ध्यान से? फंक्शन का नाम है str error। बिल्कुल सही नाम टाइप करा है, str error। कौन सी हेडर फाइल में? string.h में। ये कहता है आप मुझे एरर नंबर दीजिए, ये कहता है आप मुझे एरर नंबर दीजिए, तो मैं आपको रिटर्न करूंगा एरर का मैसेज, मैं आपको रिटर्न करूंगा एरर का मैसेज। तो आप यहां लिख सकते हैं रीजन %s, str error, और यहां पास कर दीजिए क्या है हमारा एरर नंबर? वेरी गुड, 2 नहीं है। 2 क्यों लिखेंगे हम? ERRNO लिखेंगे ना, तो कुछ भी नहीं, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट हमारा एरर नंबर नहीं है, बिल्कुल गलत। रिजल्ट तो बस ये बता रहा है काम नहीं हुआ, रिजल्ट एरर नंबर नहीं है, एरर नंबर ERRNO के पास है। ठीक है, अब देखिए आपको एक्चुअल रीजन पता लगेगा क्यों नहीं डिलीट हुई है फाइल। अब ये नोटिस करिए, मैसेज मैंने नहीं टाइप करा है, ये मैसेज आ रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सी लैंग्वेज लेकर आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास से, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। करेक्ट? आया पूरा प्रोसेस समझ आपको? ठीक है। अब ये जो रोल str एरर का है, ध्यान दीजिएगा, यही रोल एक और फंक्शन प्ले करता है। जो रोल str एरर का है वो रोल सी में एक और फंक्शन प्ले करता है। क्या नाम है उस फंक्शन का? ध्यान दीजिए, उस फंक्शन का नाम है p एरर। p एरर फंक्शन कहता है आप मुझे एक स्ट्रिंग दे दीजिए, जो स्ट्रिंग आप मुझे देंगे मैं उसे भी प्रिंट करूंगा, और जो एरर मैसेज है मैं उसे भी प्रिंट करूंगा। आई रिपीट, p एरर कहता है आप मुझे एक अपनी तरफ से एक मैसेज दे दीजिए, तो ये कहता है मैं वो मैसेज भी प्रिंट करूंगा स्क्रीन पे जो आप देंगे, और मैं उसके साथ में एरर मैसेज भी प्रिंट करूंगा जिस कारण से आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कॉज्ड बाय, ठीक है, बस मैंने यहां कॉज्ड बाय लिखा है, बट आप देखिए स्क्रीन पे क्या क्या आ रहा है, देख रहे हैं? जल्दी बताइए, कॉज बाय के बाद क्या क्या आ रहा है स्क्रीन पे जो अपने आप आ रहा है? जल्दी से बताओ, कॉज्ड बाय के बाद स्क्रीन पे अपने आप क्या क्या आ रहा है? और विकास, और देखो, स्पेस दिख रही है आपको? नो सच फाइल या डायरेक्टरी के पहले स्पेस दिख रही है, और कोलन दिख रहा है, कोलन। मैंने नहीं दिया ये कोलन,
देखो कॉज बाय के बाद मैंने कोई कोलन नहीं दिया है, तो पी एरर और एक इंटेलिजेंट फंक्शन है, वो कोलन भी लगाता है, स्पेस भी लगाता है, आपका एरर मैसेज भी देता है और अपना एरर मैसेज भी देता है। हाँ, और आपको उसे एरर नंबर भी पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पी एरर कौन सी हेडर फाइल में है? पी एरर stdio.h में, ठीक है। तो इन सबकी प्रोटोटाइप लिख लें, हेडर फाइल का नाम और प्रोटोटाइप, इंटरव्यू के लिए काम आएगी। सबसे पहले str एरर की प्रोटोटाइप। str एरर की रिटर्न टाइप है कैर पॉइंटर, नाम है str एरर, और आर्गुमेंट टाइप क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए। आर्गुमेंट टाइप इंटेजर है, आर्गुमेंट टाइप इसकी इंटेजर है, राइट। और ये कौन सी हेडर फाइल का फंक्शन है? ये string.h से आया है, इसकी हेडर फाइल का नाम है string.h, ठीक है। पी एरर की प्रोटोटाइप है, नहीं नहीं निशिता, आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं ये उसका फेलियर बता देंगे। अगर एमएलॉक मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता है तो ये बता देंगे क्यों नहीं कर पाया। आया समझ? कुछ भी आपने फाइल में कोई ऑपरेशन करा, वो ऑपरेशन नहीं हो पाया, तो ये बता देंगे क्यों नहीं हो पाया। ये खाली रिमूव के लिए नहीं है। अभी देखिए रीनेम भी दिखाता हूं मैं आपको, ये रीनेम पे भी चलेंगे। पी एरर के बारे में बताओ। पी एरर की रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, ये कुछ रिटर्न रिटर्न नहीं करता, आपको समझ रहे हैं? ठीक है, रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम इसका पी एरर है, और पैरामीटर में आपसे क्या लेता है? पैरामीटर में आपसे लेता है कैर पॉइंटर, एक स्ट्रिंग लेता है कैर पॉइंटर। और इसकी हेडर फाइल कौन सी है? इसकी हेडर फाइल है stdio.h, ये stdio.h का फंक्शन है। और ये कौन है? ERRNO, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। कहां डिक्लेयर्ड है ये वेरिएबल? ये डिक्लेयर्ड है ERRNO.h हेडर फाइल में। हटा दूं? सब क्लियर? गुड, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर सचिन की जगह ई हटा दूं तो सब सही चलेगा, राइट। अब मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी, और रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में आएगा 0, एरर भी हो जाएगी 0, याद रखिएगा, है ना। और कोई मैसेज नहीं आएगा फिर। आ रहा है नो एरर, मतलब कोई एरर मैसेज नहीं, एरर कोड इज 0, रिजल्ट इज 0। अब जाकर हम देखें तो फाइल 1 हट चुकी होगी सचिन में से, चेक करिए, फाइल 1 हट गई है, अब सिर्फ फाइल 2 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं फाइल 2 को रीनेम करके फाइल 1 कर दूं, ओके। तो मैं दूसरा फंक्शन यूज करूंगा, इसका नाम है रीनेम। कितने आर्गुमेंट लेगा गेस करिए? 2। पहला नाम उसका जिसे रीनेम होना है, दूसरा नाम उसका जो इसका नाम रखना है। तो हमें किसको रीनेम करना है? हमें करना है सचिन में फाइल 2 को रीनेम। क्या कर देना है इसका नाम? जल्दी बोलो, क्या कर देना है इसका नाम? इसका नाम कर देना है सचिन में ही फाइल 1, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। रीनेम फंक्शन कब काम नहीं करेगा गेस करिए? रीनेम फंक्शन एक तो पाथ गलत देंगे तब काम नहीं करेगा, है ना। एक ये तब भी काम नहीं करेगा जब इस नाम की फाइल ऑलरेडी होगी। जब इस नाम की फाइल ऑलरेडी है तो एक काम करते हैं, यहां पर फाइल 1 बना लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहां फाइल 1 बना लेता हूं तो आप फाइल 2 को फाइल 1 से रीनेम नहीं कर पाएंगे ना, तो रीनेम हो जाएगा फेल। क्या रिटर्न करेगा रीनेम बताओ? रीनेम फिर रिटर्न करेगा आपको -1, राइट। लेकिन एक्चुअल रीजन कौन बताएगा? निशिता आप बताओ, आपका ही कंफ्यूजन था ना। एक्चुअल रीजन यही दोनों बताएंगे। तो ये सिर्फ रिमूव के लिए नहीं बने, ये किसी भी फंक्शन के लिए बने जो इंटरनली काम नहीं कर पाया, वो इससे पता लगा लेंगे क्यों नहीं कर पाया,
ठीक है, तो अब मुझे बताइए इस नाम की फाइल ऑलरेडी है, यही कारण है ना कि फाइल रीनेम नहीं हो रही है। तो मुझे मैसेज भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट या फाइल प्रेजेंट, समथिंग लाइक दैट। फाइल 2.txt, हाँ फाइल 2.txt। आप देखिए ध्यान से, रिजल्ट आ रहा है -1, एरर कोड आ गया 17, और इस एरर कोड 17 का एक्सप्लेनेशन क्या है, फाइल एग्जिस्ट। तो क्या फाइल 1 एग्जिस्ट कर रही है? यस, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अब अगर मैं फाइल 1 को डिलीट कर देता हूं तो क्या फाइल 2 अब फाइल 1 बन जाएगी? यस। अब हमें एरर कोड मिलेगा 0, मैसेज मिलेगा नो एरर, और नोटिस करिए अब आप सचिन में जाकर चेक करें तो जिसका नाम फाइल 2 था अब वो किस नाम से हो गई है? अब हो गई है फाइल 1 के नाम से। तो अब आपका होमवर्क है, लास्ट और मेजर असाइनमेंट है, टिकट कैंसिल करना। ठीक है, 2 लेक्चर में अब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। वी आर एट द फिनिशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब आपका अगला टास्क है टिकट को कैंसिल करके लाना। थ्योरी मैंने सारी समझा दी है, एग्जाम्पल करा दिए हैं, इंप्लीमेंटेशन आपका है। हो जाएगा, अब ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा तो ग्रुप में डन चाहिए मुझे। ओके, निशान जैंगो स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट वीक से जैंगो की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर सैटरडे सेम टाइम सुबह 9:30। बाय बाय, टेक केयर।